नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में किसान आंदोलन को चलते हुए 23-24 दिन हो गए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया है इन लोगों को समझाने का, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो उनको समझने नहीं दे रही हैं। उनके अपने स्वार्थ हैं, लेकिन अंतर विरोध इस हद तक कि जो दल पहले इन कानूनों का समर्थन कर रहे थे, अपने घोषणा पत्रों में इनको लेकर के आने की बात कर रहे थे और जिसके बेस पर उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की राज्यों में, और जो सत्ता में आए वो अब विरोध कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक एक घटना हुई है दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शायद अरविंद केजरीवाल ने इसलिए बुलाया ताकि वो कृषि कानून को फाड़ सके और कैमरों पर पंजाब के किसानों को दिखा सके, हरियाणा के किसानों को दिखा सके, देश के किसानों को दिखा सके कि ये कितनी एक्सट्रीम तक इनका विरोध कर रहे हैं। जबकि 23 नवंबर को इन्हीं की सरकार ने इन तीनों कानूनों को नोटिफाई कर दिया था। मेरे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार लेखक भाव तोरसेकर जुड़े हुए हैं, जो नमस्कार। मार्मिक के संपादक रहे हैं। भाव, आपका बहुत स्वागत है। भाव, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने संसद से पास कानून की प्रतियां सदन के भीतर फाड़ी हों। इन्होंने तो एक तरीके से ये एक निकृष्ट इतिहास बना दिया है। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार ने पिछले महीने 23 नवंबर को इन तीनों कानूनों को नोटिफाई किया था। राजनीति में गिरावट का क्या ये नया स्तर आप देख रहे हैं? तो गिरावट का कोई स्तर होता ही नहीं, तो उसको स्तर क्या माने। ऊंचाई का स्तर हो सकता है, गिरावट का कोई स्तर होता नहीं है। आप जितने गिरते जाओ गिरते, आपको रोकना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। और केजरीवाल तो मैं मानता हूं कि फिल्म में आते तो अच्छा रहता, नाटक बढ़िया कर लेते। तो ये हर ढंग से ये नाटक करते हैं, ये उसमें क्या बड़ी बात है। और फंस गए तो दूसरी बात है, फंस गए तो माफी भी जल्दी मांग लेते। एक जी एक समय तो उन पर कार्टून बनाया था इंडिया टुडे, जो सो सॉरी में, कि जी दरवाजा बच गया खुल गया तो उसके पाँव पकड़ लेते, ऐसा कार्टून बनाया था। तो सिसोदिया था, उसके भी पाँव पकड़ लेते। तो बोले क्यों पाँव पकड़ रहे हो? तो बोले वो जो कपिल सिब्बल की माफी मांगी थी, जेटली की माफी मांगी थी, कतार लग गई थी माफी मांगने की। तो केजरीवाल की बात ये है कि वो तो ड्रामेटिस्ट ज्यादा है। मुरली चंद भी है, थोड़े अच्छे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें वो हर वक्त ड्रामा लाने की कोशिश करते हैं। वो भूल जाते हैं कि आप अगर सत्ता में हो तो ड्रामा कम होना चाहिए। आप जी दिल्ली की विधानसभा में सत्ता में हो तो बाहर जाके जो नाटक करो करो, असेंबली में नहीं करना चाहिए इतनी तो। लेकिन उनको ये नहीं है, मैंने उतनी अकल नहीं है कि भाई हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो याद होगा आपको, उन्होंने चीफ मिनिस्टर थे और रेल भवन के 26 जनवरी के पहले 2-3 दिन धरना दे दिया था, रास्ते पर सो गए थे रेल भवन के पास। और बड़ा ड्रामा जी हुआ था 2013-14 में शायद, याद होगा आपको। बिल्कुल तो उस बिल्कुल, पर जब नाजायज। उस वक्त के गृह मंत्री ने एक्शन लेना का तय किया, तो बोले शिंदे कौन होता है। यानी देश के गृह मंत्री को ये पूछते हैं कि ये कौन होता है, ये शिंदे कौन होता है, ऐसा उन्होंने सवाल किया था, आपको याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देश की सुरक्षा, परेड वगैरह थी, उसके लिए सुरक्षा के मामला था, लेकिन इसका भान उनको नहीं है। हाँ, देखो, एक कारपोरेटर लेवल पर आदमी जो काम कर सकता है, उससे आगे जाके केजरीवाल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ये इन्होंने तय कर लिया। इसलिए दिल्ली की जनता भी उनको जानती है कि अच्छा कारपोरेटर है या अच्छा मेयर है। बोलो, मुंबई के लिए तो इस लेवल का स्तर का आदमी मेयर बनता है। जी यानी मुंबई में भी 6 लोकसभा की सीटें हैं, दिल्ली में 7 है। तो मुंबई का बिल्कुल। मेयर केजरीवाल, इसमें फर्क है ही नहीं। जी जी। लेकिन ये टक्कर कहां लेने जा रहे हैं, देखिए।
तो चांस है। तो उस वक्त आपको याद रहेगा कि कहीं भी मोर्चा निकालते थे, जाते थे, तो इनको काली लगाया जाता था, उनके कपड़ों पर स्याही डाली जाती थी, और बाद में निकल आता था कि कोई इनका ही आदमी है और उठा हुआ है। लेकिन पहले 2-3 दिन ये तय होने तक किसने किया, तो ये बीजेपी पर ब्लेम करती थी। ये उनकी आदत सी बन गई है। तो मुझे लगता है वो ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस पद पर हो आप, वो मायने रखता है। इनको ध्यान में नहीं रहता कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूं। वो ध्यान रखना चाहिए। भाव, अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें और इस हरकत की बात करें, तो ये तो ऐसा मसला है कि इनकी सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है कि इन्होंने बिल्कुल किया जा असंवैधानिक। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ जर्नलिज्म में या चर्चा, जो टीवी चैनल है या ऐसी पॉलिटिकल चर्चा चलती है, तब 356 का इस्तेमाल कब करें, इसके कोई रूल्स है। सिर्फ सिर्फ कोई मेजॉरिटी गवाता है उसके लिए 356 से हटाया नहीं जाता। वो तो मुंबई केस जो है वो मेजॉरिटी के बारे में है। 356 पर लगाम लगाया गया है। तो आप कुछ भी रीजनिंग करके नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी 356 है। अगर कानून व्यवस्था खराब होती है, चरमरा जाती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो बिगड़ जाती है, उसको धक्का दिया जाता है, तो गवर्नमेंट हटा ही जा सकती है। आज बंगाल की भी गवर्नमेंट है, वो हटा सकते हैं, हटाएंगे शायद, जी हटाएंगे। जी। हाँ, लेकिन एक बात वो भी होती है कि जो बैठे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, वो पॉलिटिशियन भी है। तो मोदी है या शाह है, वो उसका नुकसान पॉलिटिकली कितना होगा वो सोचकर ही हटाएंगे। देखो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोकती। बहुत सारे जी लोगों जी। का ऐसा मानना है कि भाई आज के तारीख में जैसे इंदिरा गांधी करती थी, कांग्रेस करती थी, उस ढंग से ये तो सरकार नहीं हटा सकते। नहीं, बिल्कुल हटा सकते। हाँ, लेकिन उसका अगर पॉलिटिकल फायदा नहीं है, तो मोदी शाह 356 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जो काम केजरीवाल ने किया है उस पर 356 लग सकता है। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नंबर, जिस धारा नंबर है वो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है 255 या 355 धारा जो है, उसमें बिल्कुल लिखा गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है कि हमारी सिस्टम जो है वो फेडरेशन नहीं है, वो फेडरल है। जी फेडरेशन का मतलब ऐसा होता है कि 10 लोग इकट्ठा आके एक फेडरेशन बनाते, ठीक है। अब चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक फेडरेशन है, फिकी है, वो फेडरेशन है। उसमें बहुत सारे संगठन आ गए। जी। तो उसमें का एक आध संगठन बोलता है कि हम कल से इस फिकी में नहीं रहेंगे, तो अलग हो जाता है। उसको फिकी नहीं रोक सकती, उसको फेडरेशन बोलते हैं। और फेडरल का मतलब अलग है। फेडरल का मतलब आप सब कंपलसरी मेंबर है। आप बोलेंगे कि हम हट जाएंगे, इंडियन क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया से हट जाएंगे, तो आपको हटा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो पावर केंद्र के पास है। जब ममता बोलती है कि बाहर वाले और अंदर वाले, वो भूल रही है कि वो चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर है, वो ऐसी भाषा नहीं कर सकती। बिल्कुल। और सेंटर की अथॉरिटी उस पर ज्यादा होती है। तो अगर तय करे तो वो हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो इन्होंने अभी देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है वो सख्ती से भी राज्य को इंप्लीमेंट करने की सख्ती केंद्र कर सकता है। और अगर उसमें आप बाधा लाते हैं तो 356 लागू हो सकता है। ये बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, चर्चा में आने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लीगल एनालिस्ट है, वो भूल गए कि सिर्फ मुंबई केस ने 356 बंद नहीं किया है, वो जारी रखा है। उसका मामला सिर्फ मेजॉरिटी तक है। मेजॉरिटी असेंबली में तय होनी चाहिए, ना कि राजभवन में, इतना ही उसका मतलब है। बिल्कुल सही है। बाकी का 356 आज भी चालू है।
और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फेल होती है तो केंद्र को यह अधिकार है कि वो सरकार बर्खास्त करेगी, असेंबली सस्पेंशन में रखेगी। भाव मैं मुख्य धारा के मीडिया में देख रहा था, प्रिंट मीडिया में देख रहा था, अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया है वो इतना ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया गया है, जबकि ये घटना बहुत बड़ी है। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया का प्रश्न है, सोशल मीडिया में तो बहुत दबा करके इसका विरोध किया गया है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, शायद एबीपी न्यूज की एंकर है रूबिका लियाकत, वो संजय सिंह से बात कर रही थी। और संजय सिंह को जब एक्सपोज किया, आम आदमी पार्टी को जब एक्सपोज किया कि 23 नवंबर को आप नोटिफाई जारी कर रहे हैं, तीनों कानूनों को आप बढ़िया बता रहे हैं, उस समय आप अडानी के गुणगान भी कर रहे हैं, और अचानक यहां पर अगर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया और ये 20 दिन से ऊपर चला गया आंदोलन, धरना, तो आप पलटी मार रहे हैं, आप विधानसभा बुला करके उसको फाड़ने का की नौटंकी कर रहे हैं। तो सीधे संजय सिंह बोले कि आप तो मोदी की गोद में बैठे हैं, आप तो मोदी के गुणगान कर रहे हैं। नहीं, यानी ये तो अभी फैशन बन गई है। आपको ये कोई तो आईना फैशन दिखा रहा है तो आप सीधे कहेंगे कि आप तो गोदी मीडिया हैं या मोदी के भक्त हैं, ये कह करके बिल्कुल। गाली देने की परंपरा, और अपने कर्म नहीं देख रहे हैं ये लोग। तो ये तो अभी ये फैशन बन गई है। देखिए, ये फैशन बन गई कि आपको जो मंजूर नहीं होगा तो आप बोलेंगे भाई, देखो, कैच 22 नाम की किताब है अंग्रेजी में, बहुत फेमस हो जी गई है। बहुत बहुत उसकी कॉपियां, मेरे ख्याल में 30-35 करोड़ उसकी कॉपियां दुनिया भर बिकी गई। जी तो कैच 22 का मतलब अमेरिकन एयरफोर्स में जो रूल बुक है, वो जो लिखने वाला है वो सख्ती से उस वक्त उसको भर्ती किया गया था, वो आर्मी में या इसमें नहीं रहना चाहता था। तो आपको उड़ान भरनी है एयरफोर्स के पायलट को, लेकिन आपको छुट्टी चाहिए। तो आप छुट्टी जी के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अंडर रूल 22 आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, मैं उड़ान नहीं कर सकता, हमला करने को नहीं जा सकता। ये आपको अधिकार है अंडर रूल 22। और किस लिए आपको छुट्टी दी जा सकती है? कि मेरा माइंड सेट ठीक नहीं है, मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से आप छुट्टी मांग सकते हो। जी रूल 22 ए बोलता है कि आपकी मनस्थिति अगर ठीक नहीं है, इसके लिए आपको छुट्टी मिल सकती है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन 22 बी जो है वो बोलता है कि आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन करेंगे, उस वक्त आपकी मेंटेलिटी ठीक होनी चाहिए। समझ गए आप? इसका मतलब आप एप्लीकेशन करते हैं उसी वक्त वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मनस्थिति ठीक है, इसलिए तो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये जो चालाकी है उसको आजकल जर्नलिज्म, मेन लाइन जर्नलिज्म बोला जाता है। मैं उसको मेन लाइन मीडिया नहीं मानता। अब जी ये स्पेकुलेशन मीडिया हो गया, ये एजेंडा मीडिया हो गया, और सोशल मीडिया ही मेन लाइन मीडिया हो गया। इसके लिए इनको दिखाना पड़ता है, ये वायरल, वो वायरल, वायरल चेक। ये क्यों दिखाते हो आप क्यों बिल्कुल। दिखाते हो? आज ही सुबह मैंने एक वीडियो मराठी में डाला है कि मोदी मीडिया बढ़ रहा है। मोदी मीडिया का मतलब क्या है? मोदी मीडिया का मतलब ही न्यूट्रल मीडिया हो गया। जी जी वो न्यूट्रल मीडिया करके, ये जिनको मोदी मीडिया बोलते हैं, उसके तरफ ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो पढ़ने वाले जा रहे हैं। इसका मतलब न्यूट्रल मीडिया का मतलब मोदी मीडिया हो गया। अब कल जी ही अर्णब गोस्वामी ने 2 दिन पहले रिपब्लिक बांग्ला यानी बंगाली भाषा में चैनल की घोषणा की। जी तो अभी जो बंगला में चल रहे हैं, जो उधर नड्डा पर हमला हुआ, उसका ढंग से रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ। तो अगर ये दिखाई देगा बंगला रिपब्लिक, तो रिपब्लिक चल पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब मोदी के खिलाफ कुछ, मोदी के खिलाफ दिखाने का मतलब न्यूट्रल मीडिया,
इससे मीडिया का सत्यानाश हो गया। और तो भाव ये तो फैशन बन गई है कि मेरे पास जब जवाब नहीं होता तब मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं। अभी देखिए, हर ओवैसी से लेकर हर मुस्लिम नेता या सेक्युलर बोलेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, हम सेक्युलर है, ठीक है। और जब बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए, कॉमन सिविल कोड चाहिए, उसकी बात आएगी या कुछ नहीं नहीं, वो तो कुरान में है, कुरान को आप हाथ नहीं लगा सकते। तब संविधान से ऊपर कुरान हो जाता था। ये तो जब जवाब नहीं होता हमारा, बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से चलना चाहिए, और सेक्युलर है वो तो उनको सुविधा नहीं रहेगी तो संविधान नहीं मानेंगे। ये इनका तरीका हो गया। तो उस जब जवाब नहीं होता तो क्या बोलेंगे कि भाई ये तो मोदी मीडिया है। तो ये तो फैशन बन गई है, ये तो फैशन बन गई है। ये समझ नहीं पा रहे हैं आज। देखिए, ये जो अभी एमएसपी भी ले लो आप, एमएसपी का मतलब क्या है? ये बोले जी नहीं नहीं नहीं, हमको हमको मोबाइल चाहिए ही नहीं, स्मार्टफोन चाहिए ही नहीं, हमको बीएसएनएल का या एमटीएनएल का लैंडलाइन नहीं चाहिए। तो ले लो भाई, किसने रोका है? आज भी देखो, मोदी क्या समझा रहे हैं आप समझ लो। जी सरकार जो किसान आंदोलन के बारे में जो समझा रही है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आज भी बीएसएनएल बंद नहीं हुआ है, आज भी एमटीएनएल बंद नहीं हुआ है, लैंडलाइन चालू है। तो बिल्कुल। ये जो आंदोलन में बैठे वो जाके लैंडलाइन ले लेने भाई। हाँ, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? वैसे एमएसपी चालू रहेगा, लेकिन एमएसपी जो है वो चलने वाला नहीं, ही चिंता है। जब मोबाइल या ये सुविधा आ गई, उस वक्त बीएसएनएल उसकी कंपटीशन शुरू हो गई, तो उन्होंने भी स्ट्राइक किया था ना, उसे किसान आंदोलन कहाँ अलग है? बिल्कुल। तो आज भी अभी भी बीएसएनएल बंद नहीं हुआ है ना। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है वो बोलिए। चिंता जो है, अब देखिए, मुझे याद जहां तक है कि जब मोबाइल का जमाना शुरू हुआ, उस वक्त करीब करीब 19 लाख लोग बीएसएनएल एमटीएनएल में काम करते थे। आज मेरा ख्याल है 2.5 लाख बचे, जी जो है वो मेंटेनेंस करने के लिए बचे। वो भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो वो भी बेचना पड़ेगा। ये जो फाड़ रहे हैं वो ठीक है ना, वो उस समय का आंदोलन भी वैसा ही था। 91 में जब डब्ल्यूटीओ का करार हो गया था, उस वक्त कितना चिल्ला रहे, तो हमारी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, पूरा देश ये बोल रहे थे ना। कहाँ ईस्ट इंडिया? टाटा ने जाकर उधर फ्रांस और अमेरिका, ब्रिटेन का ये आयरन का प्लांट खरीद लिया, लोहे का प्लांट खरीद लिया। तो हम दुनिया में जाकर खरीदी करने शुरू हुए। मर्सिडीज बेंज का प्लांट टाटा ने खरीद लिया। लेकिन वो तो उस समय, आप 29 साल पहले चले जाए तो इसी ढंग का आंदोलन चालू था, वो तो चलता रहता है। देखिए, एक कहावत अंग्रेजी में मैं भूल गया कुछ, लेकिन उसका मतलब ये है कि पुराना जो चलन होता है, पुराने नोट होते हैं, वो नए नोटों को बाजार में नहीं आने देते। मतलब ये जी है कि आप बैंक में जाओ और पैसा निकालो, उसमें अगर नए नोट आ गए तो आप वो खर्चना नहीं चाहते, को अच्छे लगते, वो जेब में रख देते, ढूंढ ढूंढ कर पुराने नोट दूसरे को दे देते। तो जी। ये भी उसी ढंग का है कि नए को नया आने नहीं देते। ऐसा लगता है भाऊ कि अरविंद केजरीवाल में और राहुल गांधी में एक कंपटीशन चल रहा है, एक होड़ चल रही है। कौन कितना नीचे गिर करके टिप्पणियां कर सकता है, कौन कितना नाटक नौटंकी कर सकता है। पर जब कंटेंट की बात आती है, मुद्दों की बात आती है, धरातल, वास्तविक धरातल की बात आती है, और तर्क वितर्क की बात आती है, संवाद की बात आती है, वहां से ये भाग जाते हैं। बिल्कुल। फिर वहां फिर वहां ये टिक नहीं पाते हैं। जो इन्होंने किया है उसका एक दूसरा रास्ता भी है, एक संवैधानिक रास्ता है, एक न्यायिक रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ
शुरुआती टिप्पणियां कर भी दी हैं, सरकार को भी कुछ कहा है, आंदोलनकारियों को भी कुछ कहा है, और ये कहा है कि भाई ये कानून वैध है अवैध है ये हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है, जो सामने समस्या दिखाई दे रही है कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका दमन हो रहा है शाहीन बाग की तरह। ठीक है, आपका प्रदर्शन का हक है, आप करिए, जब तक आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं हमें कोई ऐतराज नहीं है, सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर जान माल की क्षति होती है, अगर किसी की संपत्ति का नुकसान होता है, अगर किसी के लिए आप बाधा बनते हैं, तब फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई आदेश पारित करें। तो ये लोग कोर्ट का विश्वास नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनका भरोसा नहीं करेंगे। तो जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं वो इनकी पार्टी के भी हित में मुझे नहीं लगती है और देश के हित में भी नहीं लगती है। ये चीजें इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं, समझ में तो सब आता है ना। समझ में नहीं आता किसने बोला है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए, आप आपसे मैंने पैसा उधार लिया है, तब मुझे आपकी आवाज सुनने आती है, ठीक है। जी। अब जब आप पैसा वापस मांग रहे हैं तो मैं बोला सुनने नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, कोई रेंज का प्रॉब्लम है, ऐसा मैं बोल देता हूं, समझे आप। जी जी जी। उनको सब सुनने आ रहा है, लेकिन पैसा वापस भी देना है ना, तो सुनने नहीं आता। जब लेना होता है आपसे, तब बातें अच्छी सुना रेंज में होते, तो अचानक रेंज खराब हो जाती है। तो ये आम आदमी समझता है, आम जनता समझती है कि ये सब नाटक चल रहा है। जी। हाँ, जिम्मेदारी नहीं होती तब ये जोरों से चलता है, शोरों से चलता है। अब देखिए, यही केजरीवाल अमेठी या कहीं लड़ना है, वाराणसी में जाके लड़ेंगे, तब बोलते थे कि सब मिले हुए हैं। अब आप किसके साथ मिल रहे हो? उस बिल्कुल वक्त सही। उस वक्त अगर राहुल गांधी के खिलाफ मायावती या सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, तो सब मिले हुए हैं। आप कहां से किसके साथ मिल रहे हो भाई? आप तो अलग राजनीति करने को आए थे ना। तो उस सही। वक्त रेंज में थे। आजकल बोलते हैं कि रेंज नहीं लगती, रेंज में गड़बड़ है, सुनने नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि इनको लगता है, देखिए इनको लगता है कि हम जो नाटक करें, लोग इंप्रेस हो गए, बहुत दिन से हमको हेडलाइन नहीं मिल रही, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हेडलाइन के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो आपने बोला था कि राहुल गांधी और इनकी कंपटीशन चालू है। मैं नहीं मानता राहुल गांधी इनकी कंपटीशन में आ गए। 2013 में अगर देखिए तो आपको याद रहेगा कि जब वो चाय वाला ऐसी बात मणिशंकर अय्यर ने की थी, जी तब उनको फटकार लगाई थी राहुल गांधी ने, ऐसी भाषा नहीं करनी चाहिए। वही जी। राहुल गांधी आज कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं देखिए, ठीक है। उस वक्त केजरीवाल भी वही भाषा बोलते थे। जी। तो कंपटीशन में, केजरीवाल के कंपटीशन में राहुल गांधी आ गए। केजरीवाल तो पहले से ऐसे। हाँ, फर्क दोनों में एक है कि भाई कुछ समय आता है कि हमको चुप बैठना चाहिए, उतना केजरीवाल को समझता है कि अभी टाइम गलत है, इस वक्त नहीं बोलना चाहिए, उसका भारी नुकसान होगा, तो केजरीवाल चुप हो जाते। राहुल गांधी को वो समझ में नहीं आता। जी। जी। यानी दिन है रात है, सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, इसका कोई मतलब उनको नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन दोनों में नहीं है। कंपटीशन में राहुल गांधी आ गए। और बात अगर केजरीवाल की करें तो वो चालाक है, उनको कम से कम इतना समझ में आता है कि भाई गलत समय पर बोलना नहीं, अभी उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और पंजाब पर वो आंख लगाए बैठे, लेकिन वो एक गलती कर रहे हैं, वो एक जी। गलती कर रहे हैं कि जो पंजाब का वोटर उनकी तरफ आया था, वो इस आंदोलन में नहीं है। जो बिल्कुल। पंजाब का वोटर आम आदमी के पास आया था, वो पहले बीएसपी के पास था,
उसके पहले सीपीएम के पास, लेफ्टिस्ट के पास था, और वो जिसको पिछड़ा दलित सिख बोलते हैं, मेरा ख्याल वो है, बिल्कुल। मजदूर है, वो बड़ी जमीन वाला नहीं है, वो जमींदार नहीं है, वो गरीब सिख जो है वो इनकी तरफ आया था, और वही इस आंदोलन से परे है। लेकिन रामदास वो या सिख। हाँ, उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये जो गलती उन्होंने कही है, वो वोटर उनके खिलाफ जाएगा। ये शायद किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए जो इनका बेस वोट बना था उसको खोने जा रहे हैं, आपका इशारा इस तरफ है। और भाऊ, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जो इनके पुराने जानकार हैं, कुमार विश्वास से लेकर के कई दूसरे लोग, कपिल मिश्रा, उन्होंने भी कहा कि चुनाव उनाव तो क्या लड़ेंगे और वोट तो इनको क्या मिलेगा, पर जिनको टिकट देंगे उनसे कुछ आमदनी जरूर हो जाएगी और तब तक बिल्कुल इनको कुछ बोलने बालने का भी अवसर मिलता रहेगा। बिल्कुल। नहीं, वो तो साफ हो गया। अभी देखिए बहुत सारी, मायावती हर स्टेट में अपने कैंडिडेट क्यों खड़ी करते हैं, आपको मालूम है? जी आपको जी। मालूम है? अब देखिए दानिश अली करके जो बीएसपी के एमपी है यूपी से, वो तो देवेगौड़ा के साथी थे, कर्नाटक के। कर्नाटक के हैं, यस। वो अचानक वहां चले गए, कुंवर दानिश अली, जी जी। वो यूपी से बीएसपी के एमपी बन गए। तो अचानक उनको दे दिया मायावती ने, ऐसा आपको लगता है? मैं नहीं मानता। तो और राज्य स्टेट्स जो है, वो आपने मायावती के बारे में एक देखा होगा कि उनके पास लोग आते हैं, चुन कर आते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो मायावती के, हाँ, वो उनको दो कुछ फटकार लगाएगी, भूल जाएगी। नेक्स्ट टाइम दूसरा ग्राहक आने वाला है ना, टिकट तो बेचने हैं अपने को। तो केजरीवाल भी वही करना चाहते हैं ना। उनके लिए इलेक्शन, बाकी के स्टेट में इलेक्शन का मतलब कलेक्शन है। और अब जो भाव। एक एक बात होती है, आपको आपको आजकल कार्यकर्ता किसी पार्टी या संगठन में पैदा नहीं होता, माँ की पेट से नहीं पैदा होता। वो जो फ्लेक्स पोस्टर होते हैं ना बड़े, उस पर जन्म लेता है कार्यकर्ता। आपके इलाके में अचानक एक दिन एक भाऊ तोरसेकर का एक फोटो पोस्टर लगाया जाता है, वो बराक ओबामा को भी शुभेच्छा देगा, वो दिवाली की शुभेच्छा देगा, वो कोरोना के बारे में सावधानता रखो ऐसा बोलेगा, वो अपना फोटो लगाएगा। तो आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा, ये शायद कारपोरेशन का या म्युनिसिपालिटी का या असेंबली का चुनाव लड़ने की कोशिश में है, आपको पता चलता है। जी अच्छा, जी। उसके पास अच्छा पैसा रहता है तो खिलाएगा पिलाएगा, तो एक 100 150 लड़के उसके अर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। तो पहले अपना कुनबा जमाता है और बाद में पार्टी ढूंढता है। तो जी जी। ऐसे लोगों को टिकट देने वाली पार्टी भी चाहिए ना, मार्केट है उसका। तो अगर यूपी में 400 सीटें हैं तो अच्छा मार्केट है। केजरीवाल क्यों नहीं लड़े भाई? क्यों नहीं लड़े? लेकिन भाव, मायावती ने कितनी संपत्ति अर्जित की, कितने टिकट बेचे, लेकिन आज मायावती का हश्र क्या है? तो ये अधोगति क्या इनकी नहीं होगी आगे चल करके, अगर आप टिकटों से पैसा बटोरने की नियत रखते हैं तो? वो, आप हिंदी में अच्छी कहावत है उसकी, आम तो आम गुठलियों के दाम। जी। तो भाई गुठलियां फेंके क्यों? हम तो खा गए ना, वो तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। ये तो उनके लिए गुठलियों के दाम हो गए ना। जी जी। जब मायावती को भी मालूम है कि अपने दम पर, अपने बलबूते पर वो फिर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी, दूसरी कोई पार्टी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी, तो किसी भी नाम पर जो 12 14% जातक ये ऐसे वोट है उनके, वो जी बेच रही है। तो धीरे धीरे, अब देखिए, पहले तो पूरे के पूरे दलित उनके पीछे थे, वो अब जातक छोड़कर बाकी के निकल चुके। तो
जितने जाटव बचे हैं उनके पास, उनको बेचने का काम चालू है। उसके बाद उनको कोई भविष्य नहीं है, उनको भी पता है। वैसा केजरीवाल को भी पता है कि दिल्ली के बाहर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना तो रिलेवेंस रखना है। जो चंद्रबाबू नायडू का हर्ष हुआ, अब उसी लाइन पर जाने के गए तो टीआरएस के चंद्रशेखर राव की बुरी हालत हो गई है। बिल्कुल। तो बाद में जो बच्चा कुचा है वो बेच बेच कर जीना पड़ता है ना, तो टिकट बेचेंगे और एक इलेक्शन दो इलेक्शन के बाद उनके टिकट से कुछ मिलने वाला नहीं है तो उनका टिकट खरीदने वाला भी नहीं रहेगा। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने अरविंद केजरीवाल का जो नाटक नौटंकी विधानसभा में और बाहर भी देखने को मिल रहा है उसका भी खुलासा किया कि उसके पीछे एक्चुअल में मानसिकता क्या है। और अगर नरेंद्र मोदी की जगह किसी और की सरकार होती तो शायद अब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त हो चुकी होती। पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अलग तरीके से शासन चलाती है, बहुत ठंडा करके ये लोग खाते हैं। ये हमने दिल्ली के मामले में भी देखा है, पश्चिम बंगाल के मामले में भी देखा है। ये सबको पूरा एक्सपोज होने की पूरी पूरी छूट देते हैं और समय देते हैं ताकि जनता अल्टीमेटली फैसला करे फिर इनके बारे में। भाव बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।